हेलो एवरीवन। आज हम जो है नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज some principles are developed based upon some researches done in the fields of तीन चीजें हैं, तीन चीजों के फील्ड में काम किया गया, रिसर्च की गई और उन रिसर्चेस के असिमिलेशन के ऊपर या अजम्पशंस के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए जो लैंग्वेज को टीच करने के लिए या लर्न करने के लिए बनाए गए हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स को हमें डिस्कस करना है। तो तीन फील्ड थे जिनके ऊपर इन्होंने काम किया और वो तीन फील्ड कौन से थे? पहला था पेडागोजी, दूसरा है साइकोलॉजी और तीसरा है लिंग्विस्टिक्स। इन तीन फील्ड्स में जो काम किया गया उनसे जो इनके रिजल्ट्स निकले, जो क्रक्स निकला, वो क्रक्स जो है आगे जाके प्रिंसिपल कहलाया। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश या लर्निंग इंग्लिश वो किसके ऊपर बेस्ड है? पेडागोजी पे, साइकोलॉजी पे और लिंग्विस्टिक्स पे, विद कीन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो रिसर्चेस की गई थी ये बहुत ही गहन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के साथ की गई थी इन तीन फील्ड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? ये तीनों फील्ड याद रखने हैं, इनको मत भूलना। नेक्स्ट, दीज प्रिंसिपल्स हेल्प अ टीचर ऑफ इंग्लिश टू मेक हिज टीचिंग मोर फ्रूटफुल एंड इफेक्टिव while teaching English both as a second language and as a foreign language। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंग्लिश जो है वो इंडिया में कैसे पढ़ाई जाती है? भाई फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है या सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में या थर्ड लैंग्वेज के रूप में? क्योंकि ट्राइलिंगुआ जो है वो कॉन्सेप्ट अपने यहाँ चलता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज तो अपनी होती है मदर टंग, पहले तो होती थी हिंदी। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश और तीसरी जो है एक और भाषा होती थी। लेकिन अब ये जो मोदी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लेके आए हैं, शिक्षा नीति जो नई लेके आए हैं, उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकारें अपना डिसाइड कर सकती हैं। तो उस बहस में हम ज्यादा नहीं जाते। बस हमारा जो है मेन पॉइंट यहाँ क्या है कि इंग्लिश दो तरीके से पढ़ाई जाती है इंडिया में। पहली जो सेकंड लैंग्वेज है वो, और दूसरी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। तो सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, अगर ये दोनों आए हुए हैं तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। अगर एक आया हुआ है इनमें से कोई सा भी तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सो टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स ए टीचर ऑफ इंग्लिश मस्ट कीप द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इन माइंड। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स बने वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको एक इंग्लिश के टीचर को ध्यान में रखना चाहिए, तो वो देखते हैं। पहला जो हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। टेंशन मत लो, इनको वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा देख लो कि प्रिंसिपल्स हैं कौन से। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपोजर, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन और ग्रेडिंग। सिलेक्शन और ग्रेडेशन ये अलग अलग हैं, एक मत समझना इसको। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और प्रोपोर्शन ये भी मतलब अलग है इनसे। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ
accuracy and correctness, principle of concreteness, principle of correlation with life, मतलब लाइफ के साथ वो जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए, डे टू डे लाइफ में वो चीज काम आनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंडसिव एनवायरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। इस ओरल अप्रोच वाले को और क्या कहते हैं? स्पीकिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग या ओरल अप्रोच, ये तीनों एक ही हैं। ओरल अप्रोच, स्पीकिंग अप्रोच या ओरल अप्रोच, ये तीनों एक हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन है ना, ये वाला, ये इनके साथ रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ग्रेडेशन, वहां पे ये रहेगा। पहले सिलेक्शन आएगा, फिर प्रेजेंटेशन आएगा, और फिर जो है वो ऑर्डर और ग्रेडेशन, ग्रेडिंग वाला वो चीजें आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। ये भी टेस्टिंग वाला जो है ये भी बिल्कुल अलग रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। 25 प्रिंसिपल्स कंप्लीट तो देखिए नहीं हुए हैं, बहुत हैं, लेकिन मेन जो आपके रीट के हिसाब से पूछे जा सकते हैं या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, वो इनसे काम आपका चल जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को, जबकि हमने यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को दूसरे नंबर पे रखा था और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस को पहले नंबर पे रखा है, लेकिन हम यहां सबसे पहले लेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को। उसका रीजन क्या है? देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई बच्चा जो है मदर टंग सीख जाता है, तो उसको कौन मोटिवेट करता है? मोटिवेशन होता है वहां पर। मोटिवेशन दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन जो अंदर से आता है, और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल को इंट्रिंसिक भी कहते हैं और एक्सटर्नल को एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोटिवेशन जो है वो कितनी प्रकार का? दो प्रकार का, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को एक्सट्रिंसिक और इंटरनल को इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? अब बच्चा क्या करता है, उसके मन में बहुत सी बातें चलती रहती हैं, उसको वो एक्सप्रेस करनी होती हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना होता है, बात करनी होती है। तो उसको अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने जो विचार हैं, जो मेरे मन में बात आ रही है, उसको एक्सप्रेस करूं, बोलूं। तो वो जो इंटरनल मोटिवेशन है वो बच्चे को मदर टंग सीखने में मदद करता है। लेकिन जब उसके जो विचार हैं, जब उसके जो भी भावनाएं हैं, जो वो कहना चाहता है, उन सब चीजों को जब एक साधन मिल गया, एक वे मिल गया जो मदर टंग के रूप में, तो फिर जो है वो दूसरी लैंग्वेज को धीरे से नहीं सीखता, क्योंकि वो उस लैंग्वेज से उसका काम चल रहा है। तो इसलिए जो इंग्लिश है वो मदर टंग तो है नहीं, उसको सीखने के लिए फिर बच्चे को कौन से मोटिवेशन की जरूरत होती है? एक्सटर्नल मोटिवेशन की। एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इस मोटिवेशन की उसको जरूरत पड़ती है। अब यहां पर एक चीज तो ये हो गई, दूसरी जो बात है वो क्या है? हमने इसको पहले नंबर पे क्यों लिया?
इसको पहले नंबर पे इसलिए लिया कि जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन अगर मिल जाए बच्चे को प्रॉपर, तो वो किसी ना किसी तरीके से लैंग्वेज को सीख ही जाएगा। ठीक है, प्रॉपर मोटिवेशन मिलना चाहिए बस, फिर तो लैंग्वेज को वो सीख लेगा, किसी भी तरीके से सीख लेगा, लेकिन सीख लेगा। क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन सबसे जरूरी है, सबसे अहम है। इसको सोल ऑफ टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, हाईवे ऑफ लर्निंग प्रोसेस भी कहा जाता है, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है। तो वो सब बातें हम जो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। इफ यू वांट ए पर्सन टू लर्न समथिंग, यदि आप चाहते हो किसी आदमी से कि वो कुछ सीख ले, यू मस्ट मोटिवेट दैट पर्सन फॉर इट, बिकॉज ए मोटिवेटेड पर्सन कैन हिमसेल्फ मैनेज टू लर्न दैट थिंग समहाउ और द अदर। यही बात अभी हम कर रहे थे कि अगर कोई बंदा मोटिवेटेड है, प्रॉपरली मोटिवेटेड है, तो वो किसी भी काम को एक या दूसरे तरीके से सीख ही लेगा, मतलब लास्ट में सीख के ही दम लेगा, वैसे दम वो नहीं लेगा। इट इज अ प्रीरिक्विजिट टू लर्न ए लैंग्वेज, ये ध्यान में रखना। इट इज अ प्रीरिक्विजिट टू लर्न ए लैंग्वेज, ये बिल्कुल पहली शर्त होती है, बिल्कुल नेसेसरी चीज होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। क्या? ये क्या? मोटिवेशन। वी कैन सी द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, दे टेक इट एज ए नेसेसरी इविल। बच्चों के अंदर हम जो है देखते हैं कि भाई बच्चे जो है इंटरेस्ट कम लेते हैं इंग्लिश के अंदर सीखने के अंदर, वो इसको एक नेसेसरी इविल मानते हैं। और बच्चों की तो छोड़िए, कई बार टीचर्स को भी ऐसे ही देखा गया है। टीचर्स भी खुद, चाहे वो सब्जेक्ट का ही क्यों ना हो, वो भी कई बार इंग्लिश के बारे में ऐसी बातें बोल देता है जिससे बच्चा जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है, उसका फिर दिल नहीं करता, उसके लिए ये फिर एक तरह से नेसेसरी इविल ही बन जाती है। और दूसरे सब्जेक्ट वालों की तो फिर कहना ही क्या है। स्कूल में जैसे होता है लैंग्वेज का, जो दूसरी लैंग्वेज होगी, जैसे हिंदी हो गई और दूसरी कोई लैंग्वेज हो गई, वो क्या करेंगे, वो क्रिटिसाइज कर देते हैं कि इसमें तो बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है, ये है वो है, मतलब एक तरह से डिमोटिवेट कर देते हैं बच्चे को। सो टू मेक द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज इंग्लिश, इसलिए बच्चे को इंग्लिश लर्निंग में इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, सॉरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं, लर्निंग इंग्लिश में उसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए द टीचर ऑफ इंग्लिश शुड मोटिवेट देम। इसलिए इंग्लिश के टीचर को क्या चाहिए कि वो उनको मोटिवेट करे कि वो इंग्लिश को सीखें। स्टूडेंट्स लर्न मदर टंग वेरी इजीली बिकॉज ऑफ द इंटरनल इंटरेस्ट, ये अभी हम बात कर रहे थे ना, इंट्रिंसिक इंटरेस्ट, बट देयर इज नो सच इंटरेस्ट इन द मैटर ऑफ लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश को जब बच्चा सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीखता है ना, तब ऐसा कोई मैटर नहीं होता कि कोई इंटरनल मोटिवेशन उसको मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर दिस एक्सटर्नल और एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन इज नीडेड, इसके लिए बाहरी जो मोटिवेशन है ना उसकी जरूरत होती है, बाहरी, बाहर से जो मिले, और वो टीचर बच्चे को दे सकता है। इज नीडेड फॉर दिस द टीचर, फॉर दिस द टीचर, यहां पर टीचर आएगा भाई, ठीक है। फॉर दिस द टीचर शुड बी अवेयर ऑफ द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की भी स्पेलिंग गलत है भाई, साइकोलॉजी, LOGY, LY लिख दिया, साइकोलॉजी लिख दिया, साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स टू बी टॉट एज इट इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो
टीचर को क्या चाहिए, वो अवेयर होना चाहिए अपने बच्चों की साइकोलॉजी से कि भाई किस तरह की साइकोलॉजी है मेरे बच्चों की, क्या सोच है, क्या किस तरह का इनका मतलब सोशल एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें उसको देखनी चाहिए ताकि वो उनको अच्छे से मोटिवेट कर सके, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। बट इफ द टीचर मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स, हाँ, लेकिन अगर टीचर जो है वो बच्चों को मोटिवेट करता है तो क्या हो जाता है, टीचिंग लर्निंग बिकम्स वेरी स्मूथ एज इट इज कंसिडर्ड, क्या, एज इट इज मीन्स यहां पे मोटिवेशन है, क्योंकि जो मोटिवेशन है उसको क्या समझा जाता है, सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग टीचिंग या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसका सुपर हाईवे इसको समझा जाता है, किसको, मोटिवेशन को। ए टीचर कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ वेरियस थिंग्स, कई ऐसी चीजें हैं, कई टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से टीचर बच्चे को मोटिवेट कर सकता है। सम आर डिस्कस्ड बिलो, इनमें से कुछ का जिक्र जो है वो हमने नीचे किया है, तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से टीचर बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। पहली इसके अंदर बात आती है अराउजिंग टेक्निक्स, ठीक है, अराउजिंग टेक्निक्स। ए टीचर कैन इंड्यूस द स्टूडेंट्स विद एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड क्यूरियोसिटी। टीचर जो है ना वो बच्चे को किस तरह मना सकता है, उनके अंदर एंजाइटी पैदा कर सकता है, उनके अंदर एक तरह से फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकता है, या उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर सकता है। मतलब ये चीजें वो उनके अंदर पैदा करके बच्चे को इस काम को करने के लिए मना सकता है। इन दिस वे द टीचर कैन अराउज द स्टूडेंट्स फ्रॉम ए स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस एंड मेक देम एक्टिव। इसके लिए वो कर क्या सकता है, अराउजिंग टेक्निक्स को कैसे मतलब टीचर बच्चों के अंदर ला सकता है, उसकी मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो किन चीजों की मदद ले सकता है वो देखते हैं। वो चीजें हैं, मॉडल है, चार्ट है, ठीक है, मैप हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स हो गई, कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द टीचर, ये चीजें भी टीचर के द्वारा यूज की जा सकती हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं इस तरह की, मतलब कोई एक्टिविटी करवा ली, इस तरह की वर्ड गेम करवा लिए, या कुछ इस तरह की चीजें करवा के वो बच्चों को इस चीज के लिए मोटिवेट कर सकता है, उनमें मतलब एक तरह से उत्तेजना पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक्स। देखिए, जब तक कोई किसी चीज को एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना कि भाई ये होना चाहिए, ये हो सकता है, तब तक मजा सा नहीं आएगा, डल हो जाएगी टीचिंग, बोरिंग हो जाएगी, स्पेशली लैंग्वेज टीचिंग जो है। तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, इन दिस टेक्निक द टीचर, सॉरी यहां पर टीचर फिर से लिखना मैं भूल गया, द टीचर फॉर्मुलेट्स सम क्लियर कट गोल्स। टीचर क्या सेट करता है, कुछ क्लियर कट गोल्स सेट करता है बिफोर द स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट गेट्स मोटिवेटेड when there are some goals to achieve and expectancy to achieve them। जब कुछ गोल्स होंगे और कुछ उम्मीद होगी उनको प्राप्त करने की, तभी बच्चा उसके लिए अग्रसर होगा, वरना वो उसके लिए अग्रसर नहीं होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर इंसेंटिव टेक्निक्स। इंसेंटिव टेक्निक्स में क्या है, वो मतलब उसको इंसेंटिव दे सकता है, या एक तरह से चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई भी हो सकता है, जैसे उसको प्राइज दे सकता है, अवार्ड दे सकता है, ग्रेड उसके अच्छे दे सकता है,
उसको प्रेज कर सकता है, पनिशमेंट उसको दे सकता है, रिप्रूफ कर सकता है, रिप्रूफ मतलब फटकार लगा सकता है, या कोई कंपटीशन बच्चों के अंदर आपस में टीचर करवा सकता है, जिससे ये चीजें मतलब बढ़ती हैं। फिर है नेक्स्ट वेरिड टेक्निक्स। कई सारी दूसरी जो टेक्निक्स हैं उनमें क्या है वो देखिए। वेरिड टेक्निक्स क्या है? फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर शुड यूज वेरियस टेक्निक्स टू अवॉइड मोनोटोनी। मोनोटोनी होती है ना, जैसे मोनोटोनस साउंड होता है, एक तरह की जो लय सी हो, तो एक जो क्रमबद्धता चली रहती है वो उसको अवॉइड करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स अपनानी चाहिए। डर्जरी, उबाऊ या मुश्किल, मतलब उबाऊ भी हो कोई चीज, मुश्किल भी हो, एक ही प्रोसेस चलता रहे तो वो बोरिंग सा बन जाता है, उबाऊ बन जाता है और वो मुश्किल भी लगता है। बोर्डम को अवॉइड करने के लिए और थकान को अवॉइड करने के लिए टीचर को क्या चाहिए कि वो अलग अलग टेक्निक्स को अपनाए। दिस वेरिएशन इन टेक्निक्स कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ चेंज। चेंज की मदद से ये वेरिएशन टेक्निक्स के अंदर मतलब चेंज ले आए टीचर, चेंज की मदद से टेक्निक्स के अंदर वेरिएशन टीचर ला सकता है। और चेंज जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। चेंज इन सब्जेक्ट मैटर, एक तो सब्जेक्ट मैटर के अंदर चेंज हो सकता है, जैसे भाई आज ग्रामर पढ़ ली, कल पोएट्री, फिर उसके बाद हो सकता है ड्रामा स्टार्ट कर दिया। ड्रामा में भी थोड़ा सा चेंज लाया जा सकता है, जैसे मतलब एक तरह से वो आ गया प्रोज टाइप, तो उसमें चेंज लाया जा सकता है। कैरेक्टर्स बना दिए बच्चों के, वो इंटरेस्ट लेंगे उस तरह से, तो सब्जेक्ट मैटर में वो थोड़ा सा चेंज कर सकता है। एंड चेंज इन डिवाइसेस, भाई अलग अलग डिवाइस वो यूज कर सकता है, चार्ट यूज कर सकता है, या आपका ये कह लो ऑडियो लिंगुअल के लिए कोई रिकॉर्डेड कोई लेक्चर या रिकॉर्डेड चीजें यूज कर सकता है। तो वो किस में चेंज हो सकता है? डिवाइसेस में, टेक्निक्स में, अपनी टेक्निक्स बदल ले, या मेथड्स में, अपने मेथड्स को भी वो बदल सकता है टीचर। और इस तरह से वैरायटी जो है वो अपनी टेक्निक्स के अंदर ला सकता है, और इसी वैरायटी से वो बच्चों को मोटिवेट रख पाएगा। तो मेरी तरफ से फिलहाल के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है वो इतना ही है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल्स को देखेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।